लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसने की शुरुआत हुई। जवान रोहित गोदारा के पिता के घर। क्या लॉरेंस बिश्नोई का दी एंड करीब आ गया है? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गांव दूतावाली में दबिश दी। क्या पुलिस ने अब ये ठान लिया है कि बिश्नोई से लेकर गोदारा तक सबको खत्म कर देंगे? अब ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, पुलिस की कार्रवाई है। भारत के उस गैंगस्टर और गैंग के खिलाफ जिसका सरगना गुजरात के जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है और उसके क्राइम पार्टनर कनाडा से लेकर अमेरिका तक में फैले हुए हैं। और उन्हीं के घरों को इन दिनों पुलिस के 400 से ज्यादा जवानों ने घेर रखा है। जब गुर्गों को पकड़ने के लिए पुलिस के 400 जवानों ने एक घर को घेर लिया। जगह जगह पर तलाशी ली जा रही है, हथियार और पैसे निकाले जा रहे हैं, जमीन का हिसाब ढूंढा जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा है तो अगले कुछ पलों में आने लगेगा। बस अंत तक मेरे साथ इस सफर में बने रहिए और खुद देखकर बताइए कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यही अंत है। सुबह सुबह का वक्त था, राजस्थान का श्री गंगानगर। सब लोग सो रहे थे, तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए निकल पड़ी। ये कोई नॉर्मल गश्त नहीं थी, ये तो एसपी अमृता दुहन की टीम का गैंगस्टर पर अचानक हमला था। लॉरेंस बिश्नोई और उसके पार्टनर रोहित गोदारा के गैंग से जुड़े 20 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। इस ऑपरेशन में 400 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हर ठिकाने को 20-20 जवानों की टीमों ने चारों तरफ से घेर लिया। कुछ जगहों पर तो पुलिस ने दरवाजे तोड़ने के लिए ब्रीचिंग रैम का भी इस्तेमाल किया ताकि अपराधियों को भागने का कोई मौका ही न मिले। इस पूरे ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि लोकल पुलिस तक को खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। पहली टीम रोहित गोदारा के गांव कपूरीसर पहुंची, जहां उनके बड़े से फार्म हाउस और खेती की जमीन की तलाशी हुई। पुलिस के पास मॉडर्न गैजेट्स तो थे ही, लेकिन उसका असली मकसद कागजात और प्रॉपर्टीज के पेपर्स खोजना था। पता चला कि रोहित के पास कपूरीसर और तिजाना गांव में 39 बीघा से भी ज्यादा जमीन थी। वहीं दूसरी टीम ने लॉरेंस बिश्नोई के गांव दुंत्रावली में उसके घर पर भी छापा मारा। वहां भी पुलिस को 100 बीघा जमीन और कई बेनामी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे, बल्कि डर और वसूली से बनाए गए उसके साम्राज्य की जड़ें थी। डर दिखाकर वसूली करना, रंगदारी मांगना और अगर कोई विरोध करे तो उसे डराना धमकाना, ये सब तो तब से ही चल रहा था जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ एक छात्र नेता के रूप में जाना जाता था। उस समय गैंग का धंधा छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया। बिश्नोई ने जेल को अपना दूसरा घर बना लिया था। जेल में रहते हुए उसने कई बड़े अपराधियों से हाथ मिलाया। इसमें राजस्थान का गोदारा गैंग भी शामिल था, जो वसूली के साथ साथ हथियार सप्लाई करने का भी काम करता था। बिश्नोई और गोदारा ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसने पूरे राज्य के व्यापारियों और बिल्डरों के नाक में दम कर दिया। और आज ये नेटवर्क सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया में फैल गया है। आज भले ही इनके अलग होने की बात सामने आती रहती है, पर पुलिस के लिए ये दोनों ही सिरदर्द हैं। लेकिन आपको पता है इस मामले ने और भी तुल कब पकड़ा, जब बीकानेर के कांग्रेस नेता धनपत चायल के घर पर फायरिंग हुई। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। पुलिस को पता चला कि धमकी वाले कॉल विदेशों से VoIP के जरिए आते थे ताकि उन्हें ट्रेस न किया जा सके। जांच में यह भी पता चला कि गोदारा ने धनपत चायल से सीधे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वही ट्रेडमार्क है लॉरेंस बिश्नोई और गोदारा वाला कि अंजाम बुरा होगा, और सभी जानते हैं कि उनका अंजाम कैसा होता है। यही घटना इस बड़े ऑपरेशन का टर्निंग पॉइंट बन गया। जांच में एक और बड़ा नाम सामने आया, इलियास खान, जो दुबई से गैंग का काम संभालता था। इलियास ने बताया कि वो राजस्थान के व्यापारियों की जानकारी जुटाकर गोदारा को देता था और फिर उनसे रंगदारी वसूली जाती थी। वो दुबई में गैंग के गुंडों को छुपाने का भी काम करता था, उसमें मदद करता था। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अप्रैल 2025 में उसे पकड़ा था, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।
पर गैंग सिर्फ धमकियों से नहीं चलता था, बल्कि उनका एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम था। और पुलिस ने डीप इन्वेस्टिगेशन करके गैंग की फंडिंग के सोर्स को, तरीकों को और उन रास्तों का भी पता लगा लिया है। पैसों का मेन सोर्स जो है वो बड़े व्यापारियों, बिल्डरों और जमीन डीलरों से रंगदारी वसूलना है। वसूली का सारा पैसा हवाला के रास्ते जो है विदेश भेजा जाता है और फिर उसी पैसों से हथियार खरीदे जाते थे। इस हवाले रैकेट में पैसे का लेन देन सीधे बैंक के बजाय कोड वर्ड या फिर कोई सीक्रेट मीडियम से होता था, जिससे इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन कर रहा है। अब इसे आप थोड़ा और डिटेल में समझिए कि ये सब कैसे वर्क करता है गैंग में। सबसे पहले कमाई का रास्ता निकाला गया वसूली यानी एक्सटॉर्शन। अब ये कॉलेज के लेवल से अलग गैंग के लेवल पर होने लगा था। इसके लिए तरीके बदल गए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वसूली हो सके, कहीं से भी की जा सके। और राजस्थान के लगभग हर बड़े शहर में गैंग के गुर्गों ने व्यापारियों, डॉक्टरों, बिल्डरों और यहाँ तक कि सरकारी ठेकेदारों को धमकी भरे कॉल करने के लिए एक सिस्टम इन लोगों ने बना लिया था। ये कॉल दुबई या यूरोप से आते थे ताकि इन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो। ऊपर से आपको डब्बा कॉल की कहानी मैंने सुनाई ही थी कि गैंगस्टर किसी और फ़ोन पे होता है, धमकी जिसको दिया जाता है वो किसी और फ़ोन पे होता है, और इन दोनों की बात बीच में कोई और करवा रहा होता है, जिससे रियल लोकेशन पता ही नहीं चलता है गैंगस्टर का। वैसे आप डब्बा कॉल की पूरी कहानी तो सुन ही चुके हैं मुझ पे चैनल पे भी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक केस स्टडी में यह भी सामने आया कि कैसे एक बड़े बिल्डर को सिर्फ एक दिन में 10 करोड़ रुपए देने की धमकी दी गई थी। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके घर के बाहर 2 बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी धमकाने के लिए। अब गैंग के पास जब पैसे आने लगे तो सबसे पहले उस पैसों का इस्तेमाल करने का रास्ता ढूंढना जरूरी था। तो इसके लिए इस्तेमाल हुआ हवाला का रास्ता। तो देखिए, जो पैसा वसूली से आता है वो तो ब्लैक मनी हुआ, उसे हवाला के जरिए विदेश में भेजा जाता था। फिर उस पैसे को ड्रग्स और हथियार की खरीद फरोख्त में लगाया जाता था। पुलिस ने कुछ ऐसे कोड वर्ड और बैंक खातों का भी पता लगाया जो सीधे दुबई और कनाडा से जुड़े थे। इन खातों में एक ही दिन में लाखों रुपए के लेन देन होते थे। जांच में यह भी पता चला कि गैंग ने अपने पैसे को जमीन और दूसरे बिजनेस में भी लगाया था। इस तरह से उनका काला धन जो है वो दूध से भी ज्यादा सफेद हो रहा था हवाला के जरिए। लेकिन इस वसूली के पीछे सबसे बड़ी चाबी है डर, जो आ सकता है हथियार के दम पर ही। तो गैंग के पास बरामद हुए एडवांस हथियार से पता चलता है कि ये सिर्फ लोकल झगड़ों के लिए नहीं है कि कट्टा तान के चल दिए, 2 गोली चला दिए, कोई डर जाए। इसमें AK-47 से लेकर विदेशी पिस्तौलें तक भी शामिल थी, जिसका एक एक पिस्टल का दाम लाखों में होता है। लेकिन सवाल ये था कि ये हथियार आते कहाँ से थे और इन्हें छुपाया कहाँ जाता था। ये अभी भी एक रहस्य है। जल्दी इसके ऊपर भी कहानी लाऊंगा जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी। पर आज भी तमाम गैंग का जो बैकबोन है, जिस पर पूरा गैंग जो है वो चलता है, वो धंधा उगाही का ही है, जहां से पैसा आता है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उगाही कर रहा था। उन्होंने एक डॉक्टर को धमकी भरा लेटर भेजा और बैंक अकाउंट में पैसा डालने के लिए कहा। जांच में खुलासा हुआ कि यह पैसा सीधे गैंग के नेटवर्क में जाता था, यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास। अजीब है लेकिन सच है, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर भी अपना राज चला रहा है। मतलब पुलिस की जांच और कार्रवाई तो यही साबित करता है। लेकिन पॉसिबल कैसे है कि जेल में रहकर कोई ये सब कर ले? पर अगर ऐसा हो रहा है तो ये कानून व्यवस्था का ही मजाक है। पुलिस रिपोर्ट्स में साफ है कि वो VoIP कॉल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने गुर्गे को जेल के अंदर से ऑर्डर देता है। मतलब पुराने समय में गैंगस्टर जो जेल के भीतर फ़ोन मोबाइल का इस्तेमाल करते थे कॉल पर बतियाने के लिए, SMS भेजने के लिए, लेकिन पुलिस का जैसे जैसे अब दबाव बढ़ रहा है उस कारण से ये गैंगस्टर लोग जो है अपनी प्लानिंग भी चेंज कर रहे हैं। अब उनकी बातचीत के तरीके बहुत एडवांस हो गए हैं। मॉडिफाइड फ़ोन होता है उनके पास जिसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास मैसेज भेजने के लिए होता है ताकि वो डिटेक्ट ना हो। इसके अलावा वकीलों का भी कबूतर की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे पुराने ज़माने में कबूतर क्या करते थे, खत लेकर जाते थे, संदेश लेकर जाते थे। ऐसे ही यहाँ भी कई बार जो है गैंगस्टर अपना जो मैसेज होता है वो अपने वकील के जरिए बाहर अपने गैंग वालों तक भेज देते हैं, क्योंकि वकील तो अपने क्लाइंट से मिलने जाएगा ही जेल में, और इसी बहाने उसका मैसेज भी बाहर पहुँच जाता है।
इसके अलावा इस पूरे चेन में जेल स्टाफ भी शामिल होते हैं। कुछ भ्रष्ट जेल स्टाफ और कैदी भी इस नेक्सस का हिस्सा होते हैं। ये लोग पैसे के बदले मैसेज और इंस्ट्रक्शन जो है बाहर गैंग वालों तक पहुंचा देते हैं। कुछ इस तरह से जेल में रहकर भी ये पूरा धंधा चलता है। क्रिमिनल तो अप टू डेट होते ही हर चीज़ों से। अब पुलिस ने भी अपनी प्लानिंग बदल दी है। अब ये सिर्फ अपराधियों की नहीं बल्कि उन लोगों को भी पकड़ रहे हैं जो उनकी मदद करते हैं, अपराधियों की, गैंगस्टर की, यहाँ तक कि उन व्यापारियों पर भी उनकी नज़र है जो गैंग को पैसा दे देते हैं। एसपी अमृता दुहन का ये ऑपरेशन सिर्फ कुछ जगहों पर छापा मारना नहीं था। ये जो एसपी हैं अमृता दुहन, इन्हें राजस्थान का लेडी सिंघम भी कहा जाता है। अभी कुछ समय पहले ही वो वहाँ एसपी के तौर पर गई है और उनका जो ये पूरा कार्रवाई है ये अपने आप में काबिल तारीफ है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, उनकी कार्रवाई सिर्फ छापा मारना नहीं था। इनका मेन गोल गैंग की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको ख़त्म करना था। पुलिस ने गैंग के नाम पर और भी बेनामी और सभी प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स की जांच की। उनका मानना है कि जब तक उनके पास पैसा है तब तक उन्हें हथियार और गुंडे मिलते रहेंगे। अगर पैसा जो ये कैश का फ्लो है ये रुक जाए तो सब कुछ रुक सकता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी से हराया जा सकता है। राजस्थान पुलिस ने साबित कर दिया है, एसपी अमृता दुहन ने भी, कि जब तक अपराधी बेनामी प्रॉपर्टीज और काले धन के सहारे खड़े हैं तब तक वे सेफ हैं। ये एक नया युग है जहां क्राइम की दुनिया में सिर्फ बंदूक की आवाज़ नहीं बल्कि पैसों की खनक भी सुनाई देती है। तो राजस्थान पुलिस की ये जो कार्रवाई है ये आपको कैसी लगी? एसपी अमृता दुहन का जो ये धराधर कार्रवाई चल रहा है, एक एक करके घेरा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब बस द एंड है सब कुछ। तो आपको क्या लगता है इस कार्रवाई पर? क्या पुलिस की कार्रवाई कारगर होगी या ये खेल जो है चूहे बिल्ली का ये अभी और लंबा चलेगा? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप और भी क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिए। मैं पंचम प्रकाश फिर अपनी कहानियों के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।